हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, दिस सन निशंक अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं जुडिशरी आईक्यू, अ ब्रांड ऑफ स्टडी आईक्यू जुडिशरी। और आज यहां पर हम करने वाले हैं टॉप 10 लैंडमार्क जजमेंट ऑफ 2024। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे आने वाले जुडिशरी का कोई सभी एग्जाम दे रहे हो, चाहे एआईबी का जो आने वाला एग्जाम है वो दे रहे हो, सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि लैंडमार्क जजमेंट जो हैं, जो रिसेंट जजमेंट्स हैं वो पूछे जाते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। और पहला जजमेंट है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा चांस जिसके पूछे जाने के हैं, द स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस दलवीर सिंह। ऑलरेडी यहां पर मैंने यूट्यूब पर ये जजमेंट कवर कराया था। जब जजमेंट आया था तो पूरा जजमेंट ही मैंने यहां पर बताया था, लेकिन अगर टॉप 10 जजमेंट की बात हो तो फर्स्ट रैंक पर यह आना चाहिए 100%, क्योंकि यहां पर 7 जजेस बेंच, पहली बात इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बड़ी बेंच थी। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 5 जजेस बेंच होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है हमारी 5 जजेस बेंच, लेकिन यहां पर 7 जजेस बेंच थी और उन्होंने ये रूलिंग दी कि यहां पर सब क्लासिफिकेशन हो सकता है जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके अंदर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लीगल इश्यूज, लीगल क्वेश्चंस क्या थे कि क्या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्लासिफाई कर सकती है यहां पर एसटी और एससी ग्रुप में कि ये ज्यादा बैकवर्ड है, क्या ऐसा कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ये चीज अलाउ करता है या नहीं करता, और क्या सब क्लासिफिकेशन आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 को वायलेट करता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और कहानी अगर मैं बताऊं तो यहां पर सिंपल ये है कि आर्टिकल 341 और 342 ये पावर दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को, कि वो डिसाइड कर सकते हैं कौन व्यक्ति एससी के अंदर आएगा, कौन व्यक्ति एसटी के अंदर जाएगा। यहां पर स्टेट्स के पास पावर नहीं है ये चीज डिसाइड करने के लिए कि कौन एससी है कौन एसटी है। और इसी रिगार्डिंग ईवी चिनैया केस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर साफ साफ बोला था सब क्लासिफिकेशन आप नहीं कर सकते जो एससी कैटेगरी है, जो एसटी कैटेगरी है। अब स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दलवीर सिंह यहां पर आया था कि यहां पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एससी एसटी लिस्ट में जो है वो सब क्लासिफिकेशन कर सकती है। अब ये भी सवाल होगा सर सब क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो वो समझते हैं यहां पर कि सब क्लासिफिकेशन क्या होता है। लेकिन उससे पहले जुडिशरी आईक्यू या फिर स्टडी आईक्यू जुडिशरी में आज आखिरी दिन है सेल का। अगर आपको यहां पर बैच चाहिए, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो मात्र 25,999 रुपए में आप यहां पर जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं। एनए लाइव कूपन यूज करना है और यहां पर 16 स्टेट्स की तैयारी होती है। P2I बैच है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। लेकिन बैच के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले डिस्कस करते हैं यहां पर कि एक्चुअल में सब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है सब क्लासिफिकेशन, उसमें कहना क्या चाह रहे हैं, चलिए एक बार डिस्कस करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा शानदार कॉन्सेप्ट। मान लेते हैं यहां पर यूपी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार है, यहां पर 15 सीट 16 सीट जो हैं, 16 सीट्स एससी के लिए रिजर्व्ड है। अब एससी कैटेगरी के अंदर हम फिलहाल मान रहे हैं कि हमारी 4 कास्ट जो है वो आ रही हैं, शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं वो शेड्यूल कास्ट जो हैं, ये 4 कास्ट को यहां पर शेड्यूल कास्ट के अंदर निर्धारित कर रखा है सरकार ने, ए बी सी और डी। अब लेकिन यहां पर ए और बी कास्ट जो है थोड़ी कंपेरेटिवली समृद्ध क्लास है, यहां पर ऑलरेडी उनके पास संसाधन है, पैसा है, सोशली इकोनॉमिकली अच्छे खासे बैकवर्ड नहीं है, यहां पर एडवांस है। अब इस चीज पर सवाल आता है कि ये सी और डी जो और बैकवर्ड रह गए, क्या इनके लिए यहां पर सीट निर्धारित करी जा सकती है या 16 की 16 सीट ए बी सी डी सबके लिए जाएगी। तो ये जजमेंट ये कहता है कि अगर चाहे स्टेट गवर्नमेंट तो ये कर सकती है कि ए एंड बी जो ये दो हैं इनके लिए यहां पर 6 सीट्स हैं, और जो बाकी सी और डी जो ज्यादा बैकवर्ड क्लास रह गई है इसके लिए यहां पर 10 सीट्स हैं। तो कहीं ना कहीं सब क्लासिफिकेशन की एससी की 16 सीट्स हैं, लेकिन 16 सीट्स भी इसमें ऐसे हैं कि जो सी और डी कैटेगरी है उसमें से 10 सीट जो है वो सी और डी कैटेगरी क्लास कास्ट के लिए रहने वाली हैं, लेकिन जो बाकी की 6 सीट्स हैं जो थोड़ा हमारे हिसाब से और डेवलप हो चुकी हैं और फॉरवर्ड हो चुकी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ए और बी के पास होने वाली हैं। ये सब क्लासिफिकेशन होता है। ऑलरेडी जो ओबीसी कैटेगरी था, अदर बैकवर्ड कैटेगरी थी, क्लास थी, उसके अंदर सब क्लासिफिकेशन अलाउ होता है। अभी रिसेंटली बिहार जुडिशरी का रिजल्ट आया और वहां पर आप अगर देखेंगे तो वहां पर बैकवर्ड क्लास है, अदर बैकवर्ड क्लास है और मोस्ट बैकवर्ड क्लास, ऐसे ऐसे करके सब क्लासिफिकेशन कर रखा है कि 27% हमारे ओबीसी हैं, लेकिन 27 में से जो 27 सीटों में से 5 सीटें जो हैं हम अदर बैकवर्ड क्लास के लिए रख रहे हैं, जो सिंपल बैकवर्ड क्लास है या बैकवर्ड क्लास है। फिर जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास है उसके लिए हम यहां पर 10 सीटें रख रहे हैं।
ये चीजें कहीं ना कहीं एससीज के अंदर अलाउ कर दी गई इस जजमेंट के अंदर, और इसी जजमेंट के चलते हुए यहां पर भारत बंद भी कहीं ना कहीं करा जाता है जो एससी ग्रुप्स हैं। और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा आयरॉनिकल लगी कि भारत में रिजर्वेशन को कितना ज्यादा मिसकंसेप्ट करा जाता है, जो एक्चुअल में जिन्हें रिजर्वेशन चाहिए उन्हें नहीं मिल रहा। यहां पर सरकार यही तो डिसाइड कर रही है कि ए और बी जो है वो ज्यादा समृद्ध क्लास है, तो यहां पर 6 सीट सिर्फ उनके लिए रखते हैं, और जो सी और डी कास्ट हैं वो बहुत ज्यादा बैकवर्ड रह गई हैं, शेड्यूल कास्ट हैं लेकिन और ज्यादा बैकवर्ड रह गई, तो उन्हें और ज्यादा रिजर्वेशन दे रहे हैं। ये तो अच्छी बात है ना, जिसे एक्चुअल में रिजर्वेशन की जरूरत है उसे रिजर्वेशन मिल रहा है। इसके अगेंस्ट कैसे भारत बंद हो सकता है? लेकिन यहां पर जो पावरफुल लोग हैं, जो ए और बी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जो ए और बी कास्ट को बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं वो मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि रिजर्वेशन कम कर दिया गया। रिजर्वेशन कम नहीं करा गया, एक्चुअल में रिजर्वेशन बढ़ाया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर हाईलाइट अगर इस जजमेंट की बात करी जाए तो यहां पर रिकॉग्निशन ऑफ होमोजेनिटी विद एससी, यहां पर शुरू में ईवी चिनैया जजमेंट जो था उन्होंने बोला कि एक होमोजीनियस ग्रुप है। एससी जो हैं, शेड्यूल कास्ट जो हैं, वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट है, उसमें आप क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, लेकिन इस जजमेंट में बोला जाता है कि क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ इस जजमेंट में यह भी बोला जाता है कि ठीक है, आर्टिकल 341, 342 हमें यह बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई करेगी कौन शेड्यूल कास्ट है, लेकिन यहां पर स्टेट गवर्नमेंट ये नोटिफाई कर सकती है कि कौन शेड्यूल कास्ट के अंदर सब क्लासिफिकेशन कैसे होगा, कौन ज्यादा बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट है, कौन थोड़ी सी फॉरवर्ड हो चुकी है शेड्यूल कास्ट। रिजर्वेशन मिलना चाहिए लेकिन कम मिलना चाहिए जो ज्यादा बैकवर्ड क्लास है उनके मुकाबले। बहुत ज्यादा शानदार जजमेंट। फिर यहां पर सब क्लासिफिकेशन ऑफ ओबीसी, यहां पर बोला गया इंदिरा स्वानी, बहुत लैंडमार्क जजमेंट, सबको पता होगा, बोला जाता है इसे यहां पर अदर बैकवर्ड क्लास जजमेंट या फिर इंदिरा स्वानी जजमेंट जो है, जिसके अंदर 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हेल्ड करी गई थी। उसके अंदर बोला गया था कि ओबीसीज जो हैं, अदर बैकवर्ड क्लास जो हैं, उनके अंदर भी तो सब क्लासिफिकेशन होता है ना। यहां पर किस लिए क्लासिफिकेशन रखा गया कि जो बैकवर्ड क्लास है, मान लिया वहां पर 80 कास्ट आती हैं, जो अदर बैकवर्ड क्लास आप कह रहे हैं स्टेट के अंदर या फिर सेंटर के अंदर, उसमें से ये स्टेट डिसाइड कर सकती है एक्चुअल में कि कौन ज्यादा बैकवर्ड है, और जो ज्यादा बैकवर्ड है उसे ज्यादा रिजर्वेशन मिलना चाहिए। यही रिजर्वेशन का पॉइंट है। तो बिल्कुल अलाइनमेंट विद द सब क्लासिफिकेशन इन ओबीसी। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन सा जजमेंट है जो ओवर रूल करा गया? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। ओवर रूलिंग ईवी चिनैया प्रीसिडेंट, जो ईवी चिनैया जजमेंट था उसे यहां पर ओवर रूल करा जाता है। अभी तक जो हमारी संविधान की बुक है उसमें हम ईवी चिनैया पढ़ते हैं, जो अभी भी मैं संविधान पढ़ाता था अब से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, उसके अंदर सिर्फ ईवी चिनैया पढ़ाया जाता था कि यहां पर सब क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता, लेकिन अब कर दिया गया। और साथ ही साथ ये भी बोला गया कि जो आर्टिकल 14 है हमारा राइट टू इक्वालिटी, ये तो साफ साफ सी बात है उसे और प्रमोट कर रहा है, और लोग इक्वल हो रहे हैं। जो और बैकवर्ड हैं उन्हें हम ज्यादा रिजर्वेशन प्रोवाइड कर कर उन्हें सेम फुटिंग पर ला रहे हैं। जिन्हें रिजर्वेशन की जरूरत है उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड करा जा रहा है। तो कंक्लूजन यही है कि यहां पर कंप्लीटली जो सब कैटेगराइजेशन है एससीज का वो अलाउ कर दिया जाता है। अगला जजमेंट, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर से एक बहुत ज्यादा शानदार जजमेंट। अगर हम देखेंगे 5 जजेस बेंच का जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है, और जजमेंट की डेट भी मैंने यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन कर रखी है। क्या बात होती है इसके अंदर? सरकार ने यहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करती है, 2019 में करे थे मेरे ख्याल से, अरुण जेटली साहब ने करे थे। और यहां पर कहती है कि फंडिंग कैसे होगी, फंडिंग कैसे ली जाएगी, पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कैसे करी जा सकती है। तो सिंपल सी सरकार कहती है कि आप ना एसबीआई चले जाओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चले जाओ, वहां से बॉन्ड खरीद लो, आपका नाम पता किसी को नहीं बताया जाएगा, बस वो बॉन्ड खरीद के आप पॉलिटिकल पार्टीज को दे दो, और हम अलाउ कर रहे हैं ये चीज। अब एक बात बताइए, देश में करेंसी जो है सिर्फ आरबीआई इशू कर सकता है, तो ये बॉन्ड जो है जो करेंसी जैसा काम कर रहे हैं एक तरीके से, यहां पर पहली बात आरबीआई क्यों इशू नहीं कर रहा, एसबीआई क्यों कर रहा है? इसलिए क्योंकि एसबीआई हर जगह है। ये कहीं ना कहीं बहाना दिया जाता है, लेकिन आरबीआई से पूछ तो लेते। जब ये केस आया तो आरबीआई का एक लेटर भी लीक हो गया, जिसमें आरबीआई के गवर्नर ये चीज लिख कर दे रहे हैं कि सर हमसे भी पूछ लेते, आपने यहां पर एसबीआई को पावर कैसे दे दी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कैसे पावर दे दी, यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पावर होनी चाहिए थी। साथ ही साथ यहां पर आरबीआई एक्ट जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, आईटी एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, सबको अमेंड करा जाता है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाने के लिए सबको अमेंड करा जाता है।
कैसे, क्यों? और सारी पॉलिटिकल पार्टीज चुप हैं। क्यों सारी पॉलिटिकल पार्टीज चुप हैं? सबको पैसा मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है नहीं, यहां पर ऐसा नहीं हो सकता, जो भी आपने अमेंडमेंट करे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, वॉयलेट करते हैं आर्टिकल 14 को, इक्वालिटी के राइट को यहां पर ब्रीच कर रहे हैं और साथ ही साथ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी वॉयलेट कर रहे हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कैसे वॉयलेट कर रहे हैं? पैसा मिला, पैसा नहीं मिला, बात खत्म हो गई। सवाल के जवाब बेटा मैं सारे दूंगा, लेकिन क्लास के बाद में प्लीज थोड़ा सा वेट रखिएगा, ठीक है? तो यहां पर आर्टिकल 19 क्लॉज 1A ये कह रहा है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। जब राइट टू नॉलेज होगी, जब हम कुछ जानेंगे, जब ही तो हम कुछ बोल पाएंगे। अब ये चीज आपने इलेक्टोरल बॉन्ड में छुपा दी, किसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, कब दिया। तो यहां पर किसी को अगर नॉलेज नहीं होगी तो कोई बोलेगा कैसे? इसलिए आर्टिकल 19 क्लॉज 1A के अंदर ये चीज बोली जाती है कि नहीं, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और 24 घंटे के अंदर यहां पर सब डोनर्स के आप नाम रिवील करिए और अभी तक जो भी एनकैश नहीं हुए हैं बॉन्ड, उन्हें भी यहां पर आपको वापस करना पड़ेगा। उनके पैसे वापस कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए, रिफंड कर दीजिए। अगला जजमेंट MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फिर से एक ऐसा जजमेंट जो इतिहास में कई बार आया, 1985, 1986, बहुत सारे जजमेंट हैं, 1995, 1998, 2013, 2000 और, लेकिन ये जजमेंट जो है 2024 का है। तो नया जजमेंट जो है MC मेहता हमेशा पूछा जा सकता है। MC मेहता आज की डेट में सबसे बड़ी फर्म है जो यहाँ पर एनवायरमेंटल कॉज के लिए लड़ती है और शानदार फर्म है, शानदार जजमेंट आते हैं। 2 जजेस बेंच थी, यहाँ पर जजेस भी मैंने मेंशन कर रखे हैं। जजेस क्यों मेंशन कर रखे हैं? जुडिशरी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो जजेस हैं उनके नाम भी आप जाने, पूछा जाता है कि कौन से जज ने कौन सा जजमेंट दिया। अब यहाँ पर सॉलिड वेस्ट तो था, जो MCD थी, दिल्ली थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, वो सॉवरिन वेस्ट बहुत ज्यादा होता था, लगभग 3800 टन डेली इतना सॉलिड वेस्ट हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा, यहां पर बस डंप कर दिया जा रहा है। MC मेहता साहब जो हैं वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट कहता है MCD से, भाई साहब कर क्या रहे हैं आप? राइट टू एनवायरमेंट डिग्रेडेशन कुछ है या नहीं है? तो आर्टिकल 21 का वायलेशन कर रहा है, राइट टू एनवायरमेंट वगैरह हम बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं, बहुत सारे जजमेंट आ चुके हैं इस चीज से लेकर। MC मेहता के ही सारे जजमेंट हैं जिसके अंदर बोला गया कि यहां पर राइट टू क्लीन एनवायरमेंट एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर, और उसी के चलते कहते हैं कि अगर एनवायरमेंट को डिग्रेड करेंगे, यहां पर वेस्ट मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट नहीं करते हैं, तो यहां पर आर्टिकल 21 आप वायलेट कर रहे हैं। वर्डिक्ट दिया गया कि एकदम से यहां पर आप इंक्रीज करिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी अनट्रीटेड है, और साथ ही साथ एक्शनेबल स्टेप्स लिए जाएं दिल्ली को एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए। रिसेंट में भी यहाँ पर जो पटाखों से रिलेटेड केस हैं वो क्लैट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो यहाँ पर अभी एनकैप लगाई गई वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि यहाँ पर दिल्ली में कौन से व्हीकल आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। वो इतने इंपॉर्टेंट मैं नहीं मानता, MC मेहता का ये जजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगला जजमेंट आता है बार ऑफ इंडियन लॉयर्स वर्सेस DK गांधी। MK गांधी नहीं है, यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी जी नहीं है, यहाँ पर DK गांधी हैं, जिन्होंने यहाँ पर चैलेंज करा। यहाँ पर बार ऑफ इंडियन लॉयर्स जो हैं वो चैलेंज करते हैं कि क्या एक्चुअल में एडवोकेट्स एक्ट हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आएंगे। मान लीजिए आप एक एडवोकेट हैं, आपसे कुछ गलती हो जाती है, तो मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाना गया, मैंने वहां पर वेज खाना ऑर्डर करा, मैं वेज ही खाता हूं, नॉनवेज खाता भी नहीं हूं, मुझे नॉनवेज सर्व कर दिया गया। मैं यहां पर कंज्यूमर फोरम पे जा सकता हूं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर मैं कंज्यूमर हूं, मैं उसके खिलाफ केस कर सकता हूं। रिसेंटली बहुत सारे केस आ भी रहे हैं, रील्स आ रही हैं, वीडियोज आ रही हैं इसी चीज को लेकर। लेकिन अगर एक लॉयर जो है वो डेफिशिएंसी प्रोवाइड कर रहा है सर्विस में, यहां पर सारी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा, क्या उस कंडीशन में आप उस लॉयर के अगेंस्ट जा सकते हैं कि कोर्ट के अंदर? सवाल ये था और ये कंप्लेंट फाइल करी जाती है कि यहां पर एडवोकेट्स जो हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे, जो कंज्यूमर है उसकी डेफिनेशन में क्लाइंट आएगा या नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस होगा या नहीं होगा। तो सेक्शन 2 क्लॉज 24 CP एक्ट का यहां पर डिस्कस करा जाता है और साफ साफ यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोल देता है कि नहीं, एडवोकेट्स जो हैं वो यहां पर नहीं आने वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की सर्विस में। बहुत ज्यादा लैंडमार्क जजमेंट, बहुत ज्यादा शानदार जजमेंट यहां पर साफ साफ बोला जाता है कोर्ट द्वारा कि नहीं,
यहां पर जो है वो नहीं आएंगे एडवोकेट्स हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के अंदर। मतलब आप अगर एक एडवोकेट डेफिशिएंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो आप यहां पर ये नहीं कह सकते कि आप कंज्यूमर फोरम चले जाएं, उसके अगेंस्ट केस फाइल कर दें। यहां पर साफ साफ लिखा है एडवोकेट सर्विसेज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम सीपी एक्ट एज दे फॉल अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस। वो कंज्यूमर नहीं है, जो आपका क्लाइंट है वो कंज्यूमर नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस है। आपने उन्हें पावर ऑफ अटर्नी दे रखी है, वो चाहे तो एडमिशन कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। इवन दो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड हुआ है, अगर देखें यहां पर एडवोकेट ने पैसे लिए पर पैसे दिए नहीं, फ्रॉड हुआ है, लेकिन फिर भी आप कंज्यूमर फोरम में नहीं जा सकते। मुझे बताइएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एआईबी में कि कब आप, अगर एडवोकेट आपके साथ फ्रॉड करता है तो आप क्या कर सकते हैं? क्या आप स्टेट बार काउंसिल में कंप्लेंट करेंगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कंप्लेंट करेंगे, कौन कंप्लेंट कर सकता है और सेक्शन कौन सा है बार काउंसिल ऑफ एडवोकेट्स एक्ट का? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीगल प्रोफेशन इज यूनिक, लीगल प्रोफेशन जो है वो यूनिक है, बाकी जैसा है उसे प्रोफेशन मत समझिए, शाही प्रोफेशन है अपने आप में जो हमारा लीगल प्रोफेशन है। और यही चीज उन्होंने बोली कि जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी सांता जजमेंट था उसे एक बार रिविजिट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए क्या वो जजमेंट सही भी है या गलत है। रेलिवेंट प्रोविजन मैंने यहां पर मेंशन कर रखा है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपके यहां कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आता है, एडवोकेट्स एक्ट भी आता है, तो हर लिहाज से एआईबी के हिसाब से इंपॉर्टेंट जजमेंट हो जाता है और हर जुडिशरी के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट हो जाता है। चलिए अगले जजमेंट पर आते हैं, फिर से बहुत ज्यादा शानदार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा रेलिवेंट जजमेंट, गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस जजमेंट से पहले यहां पर अगर रजिस्ट्रेशन कराना हो किसी भी स्टेट बार काउंसिल में तो पैसे देने पड़ते थे 10,000, 15,000, 20,000, 40,000 रुपए तक देने पड़ते थे। इवन एक पूरी लिस्ट आई थी जब ये जजमेंट आया था। उड़ीसा जैसी स्टेट जो है वहां पर 35-38,000 रुपए ले रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। कैसे? यहां पर की लाइब्रेरी फीस देनी है, यहां पर एडवोकेट्स वेलफेयर फीस देनी है, यहां पर रजिस्ट्रेशन फीस ही बहुत ज्यादा कर रखी है। लेकिन एक्चुअल में एडवोकेट्स एक्ट जो है वो साफ साफ बोल रहा है कि आप मैक्सिमम 750 रुपए फीस ले सकते हो। 500 रुपए जाएंगे स्टेट बार काउंसिल को और 250 रुपए जाएंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, ज्यादा नहीं ले सकते। तो गौरव कुमार जी जो हैं वो चले जाते हैं यहां पर सुप्रीम कोर्ट की, यहां पर रजिस्ट्रेशन के जो इतने पैसे लिए जा रहे हैं 30,000, 50,000, 40,000, 10,000 भी लिए जा रहे हैं, वो क्या सही है? 3 जजेस बेंच, जस्टिस चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीडी पारदीवाला और साथ ही साथ यहां पर जस्टिस मनोज मिश्रा जो हैं जजमेंट देते हैं। आर्टिकल 32 के अंदर यहां पर कहीं ना कहीं चैलेंज करा जाता है क्योंकि यहां पर रेड फाइल करी जाती है और साथ ही साथ यहां पर जो बाद में यहां पर राइट टू प्रोफेशन दे रखा है आर्टिकल 19 के अंदर, वो भी डिस्कस करा जाता है। फीस जो है 15,000 से 42,000 रुपए तक है मिसलेनियस चार्जेस को मिलाकर, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस को लेकर क्या ऐसा हो सकता है? तो यहां पर बात आई कि जो स्टेट बार काउंसिल्स हैं, एडवोकेट एक्ट में जो फीस मेंशन कर रखी है क्या उसे बढ़ाकर यूज कर सकते हैं, बढ़ाकर कह सकते हैं या नहीं कह सकते? और हाई फीस जो है वो राइट टू इक्वालिटी और प्रोफेशन जो है उसे कहीं ना कहीं वायलेट कर रही है। अब आपको वकील बनना है उड़ीसा में तो पहले आपको 40,000 रुपए पे करने पड़ेंगे, डॉक्टर बनना है तो कुछ नहीं देना, डिग्री होनी चाहिए बस। यहां पर अगर सीए करना है तो कुछ नहीं देना, फिर आपको 500, 1,000 रुपए देने हैं रजिस्ट्रेशन के जो भी देने हैं, लेकिन एडवोकेट बनने के लिए आपको 15 से 40,000 रुपए शुरू में ही चाहिए। क्या वो सही है या नहीं है? तो यहां पर साफ साफ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन जो है बहुत महंगा भी करा रखा है। यहां पर बाद में अब पछताते हैं, लेकिन काफी स्टूडेंट ने सस्ता भी कराया। यह कहा गया कि स्टेट बार काउंसिल जो है वो यहां पर जो सेक्शन 24 क्लॉज 1 क्लॉज एफ सब क्लॉज एफ में दे रखा है कि फीस जो है 750 रुपए से ऊपर नहीं हो सकती, वही 750 रुपए ली जाएगी। 125 रुपए एससी और एसटीज के लिए है, क्योंकि यहां पर फीस बढ़ाने का अधिकार लेजिस्लेचर को है। अगर आपको फीस बढ़वानी है तो आप जो है लेजिस्लेचर में फीस बढ़वा लीजिए, जाकर अमेंड करवा दीजिए पार्लियामेंट से लॉ पूरा, लेकिन आपके पास कोई राइट नहीं है यहां पर कि आप जो है जितनी एक्ट में मेंशन कर रखे 750 रुपए उससे ज्यादा ले लें, जिसमें 500 रुपए स्टेट बार काउंसिल के हैं और 250 रुपए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हैं। और यह चीज बदलाव करी गई सारे स्टेट बार काउंसिल्स में। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया करा लीजिएगा, मात्र 750 रुपए में फिलहाल हो रहा है। लेकिन यहां पर यह जजमेंट जो था वो प्रोस्पेक्टिव था, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं था। साफ साफ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा भी, सर पैसे वापस हो जाएंगे क्या जो इतनी महंगी कराई है रजिस्ट्रेशन? नहीं, नो रिफंड्स ऑन फीस ऑलरेडी पेड, जो आपने पे कर दिया, अब आप यहां पर रिफंड नहीं मांग सकते। और यहां पर आर्टिकल 19 को भी जोड़ा जाता है, आर्टिकल 14 को भी जोड़ा जाता है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रोफेशन। कौन से आर्टिकल के कौन से क्लॉज में है? आर्टिकल 19 में, ये मैंने बता दिया राइट टू प्रोफेशन, लेकिन ये बता दो कौन से क्लॉज में है। मजा आएगा, 19(1) में ही है। चलिए ये भी बता दिया मैंने। जरूर याद रखेंगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कहां पर फीस मेंशन है, कौन सा सेक्शन था गौरव कुमार जजमेंट में जो यहां पर इशू में था। तो यहां पर सेक्शन 24
क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगले जजमेंट पे चलते हैं। चाबी कमाकर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट ये नहीं लगा अपने आप में, लेकिन एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा रेलिवेंट रहने वाला है। यहां पर डाउरी हरासमेंट को लेकर केस था, जो डाउरी डेथ है उसको लेकर रिलेटेड केस था, और यहां पर वर्डिक्ट दिया जाता है कि यहां पर जो आप सेक्शन 304 बी की प्रिजम्पशन ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। यहां पर जो सेक्शन 113 बी में आप प्रिजम्पशन ले लेते हैं, सेक्शन 304 बी ऑफ आईपीसी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, जब ही आप कर सकते हैं, वरना आप यहां पर कन्विक्ट नहीं कर सकते। अब डाउरी डेथ क्या होती है, डाउरी डेथ की प्रिजम्पशन क्या होती है, ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा रखी है, जिसने नहीं पढ़ा पढ़ लीजिएगा। रेलिवेंट प्रोविजन मैंने यहां पर मेंशन कर रखे हैं, जजमेंट विद रीजन मैंने यहां पर मेंशन कर रखा है। अगला जजमेंट यहां पर 2023 का दिखेगा, लेकिन दिसंबर 2023 का, इसलिए मैंने 2024 के जजमेंट में ऐड कर लिया। क्यों? क्योंकि यहां पर पूछा जा सकता है अभी के एग्जाम्स में, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इन री आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं सर ये इन री का मतलब क्या है। आर्टिकल 143 जो है पावर दे रहा है यहां पर प्रेसिडेंट को कि अगर कोई भी क्वेश्चन है लॉ से रिलेटेड तो वो सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर सकते हैं। तो इन रेफरेंस ऑफ आर्टिकल 370, तो यहां पर प्रेसिडेंट जो है वो लीगल एडवाइस मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि सर हमने यहां पर 370 आर्टिकल हटाया था, क्या सही है या गलत है, आप बता दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट यहां पर हेल्ड करती है, 5 जजेस बेंच यहां पर हेल्ड करती है। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट बेंच है कि यहां पर जो आर्टिकल 370 हटाया गया, और साथ ही साथ यहां पर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आया 2019 का, वो कंप्लीटली वैलिड था, कंप्लीटली वैलिड था यहां पर बिल्कुल। और आज की डेट में आर्टिकल 370 हट चुका है। कांग्रेस आज भी कहती है कि जब भी हम यहां पर पावर में आएंगे तो आर्टिकल 370 को वापस ले आएंगे, लेकिन फिलहाल आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट की मोहर भी लग चुकी है यहां पर कि आर्टिकल 370 इज कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। आर्टिकल 370 क्लॉज 3 प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर एंडिंग टेम्परेरी अरेंजमेंट, यहां पर साफ साफ बोलता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है। और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है यहां पर बाइफिकेट कर देता है, जम्मू कश्मीर और एक यूटी बनाई जाती है और साथ ही साथ एक लद्दाख यूटी बनाई जाती है। जम्मू कश्मीर में फिलहाल अभी इलेक्शन भी हुए हैं, उमर अब्दुल्ला की यहां पर सरकार भी बन गई है, और ये वादा करा था सरकार ने कि हम इलेक्शन करा देंगे, इलेक्शन करा भी दिए। मुझे अच्छा लगा, बहुत शानदार लगा। चलिए फिर से एक ऐसा जजमेंट जो क्रिमिनल लॉ से रिलेट है, क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड जजमेंट पूछे जाते हैं इसलिए यहाँ पर करने जरूरी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैं नहीं मानता कि हर एग्जाम में आएगा। बाकी जजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा चांसेस है। राजेंद्र सन ऑफ रामदास कोले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसके अंदर बात होती है यहाँ पर कन्विक्शन कि क्या यहाँ पर एक्यूज क्रुएल्टी उसने करी थी नहीं करी थी, क्रुएल्टी के ऊपर लैंडमार्क जजमेंट, और वर्डिक्ट यहां पर आता है कि क्रुएल्टी यहां पर डाउरी डेथ के केस में क्रुएल्टी साबित करनी जरूरी है कि डाउरी से रिलेटेड क्रुएल्टी होती थी, ऐसा नहीं कि बस क्रुएल्टी करती थी। अगर आप डाउरी डेथ के लिए किसी को यहां पर कन्विक्ट कर रहे हैं तो ये भी जरूर मेंशन करना है, ये भी जरूर प्रूव करना है बियॉन्ड डाउट्स कि क्रुएल्टी जो होती थी वो सिर्फ और सिर्फ डाउरी के लिए होती थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट अपने आप में। और उसके बाद यहां पर आज जजमेंट का सिलसिला खत्म होता है। क्लास पसंद आई तो लाइक जरूर करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, कलीग्स के साथ, और साथ ही साथ चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करनी है। अब मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा, जो जो आपके सवाल हैं आप 100% पूछ सकते हैं, लेकिन फिर मैं बताना चाहूंगा स्टडी आईक्यू में यहां पर सेल चल रही है जुडिशरी बैच पर। सिंपली सीट बुक करानी है ना तो सीट बुक करा लो इसी प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि कल प्राइस जो हो जाएंगे वो देंगे 30,000 रुपए। सिंपली आप यहां पर सीट बुक करा सकते हैं। 76400300 पर कॉल कर लीजिए, कह दीजिए सर मुझे बैच लेना है लेकिन मैं रात को पेमेंट नहीं कर पाऊंगा आज, मैं कल सुबह कल दोपहर करना चाहता हूं। आप मेरा नाम नंबर नोट कर लीजिए, कुछ टोकन अमाउंट ले लीजिए, और यहां पर मेरा इस प्राइस पॉइंट पे जो प्राइस पॉइंट है हमारा 25,999, कब NA लाइव कूपन लगाकर, NA लाइव कूपन लगाकर जो मेरा प्राइस पॉइंट है यहां पर आप मुझे अवेलेबल कर दीजिए। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी चाहिए होगी आप सबको, हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए होगी, तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। सिंपली निशंक सर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगी पीडीएफ सारे केस लॉस की जो भी मैंने कराए हैं।
म्यूका जी, जो भी स्टूडेंट, सॉरी मैं प्रोनाउंस नेम गलत कर रहा हूँ, तो वो चीज़ क्लियर है कि यहाँ पर मैं पीडीएफ डालूंगा ग्रुप में, आप पूरी आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ ग्रुप में डाल दीजिए, 100% डल जाएगा। एआईबी एग्जाम कैंसिल हो सकता है क्या? संगम जी पूरी वीडियो करिए, मैंने पूरा एनालाइज करा है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, प्लीज़ वहाँ पर रेफर कर लीजिए। सर आप बैग पे कुछ लिखे हैं, विल बी अलाउड, पेंसिल से अगर थोड़ा बहुत लिख रखा है जानवी जी चल जाएगा, बहुत ज़्यादा लिख रखा है तो नहीं होगा। थैंक यू। कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। कंपनी लॉ यूट्यूब पर ले लीजिए। लेट्स सी, यहाँ पर फिलहाल कल मतलब सैटरडे, मतलब यहाँ पर 14 दिसंबर को मैं यहाँ पर लाइव आने वाला हूँ 11 बजे सुबह, और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वन शॉट कराने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन करा दो, कॉन्स्टिट्यूशन करा दो। टू बी ऑनेस्ट कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। रिवीजन, फास्ट रिवीजन क्लास होगी। मैं ये नहीं कहता फिर से कि यहाँ पर वन शॉट का मतलब मैं यहाँ पर पूरा पढ़ाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर फास्ट रिवीजन कराऊंगा, थोड़ा कंपेरेटिवली तेज कराऊंगा, यहाँ पर स्लो जो कराता हूँ वैसा नहीं कराऊंगा। अमेंडमेंट नहीं है सुबोधनी जी, थोड़ी सी इशू है, अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एक ये भी क्लास लेकर आऊंगा अमेंडमेंट कैसे देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको अगर एआईबी का बैच लेना है 1000 रुपये में मात्र, और या फिर आपको यहाँ पर 3 मॉक टेस्ट देने हैं एआईबी से रिलेटेड, वो भी 1000 रुपीज़ में बैच में इंक्लूडेड है। तो 3 मॉक भी मिल रहे हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं मात्र 1000 रुपये में। आप इस नंबर पे कॉल कर मेरा नाम बताकर आप ले सकते हैं। मेरा नाम बताएंगे तो आपको NA Live मैक्सिमम डिस्काउंट का कोड मिल जाएगा। कोड बताइएगा, NA Live यूज़ करना है। साथ ही साथ परचेज डायरेक्ट भी कर सकते हैं स्टडी IQ की ऐप से, स्टडी IQ की साइट से। स्टडी IQ लिखिए, पहला लिंक जो है उसे ओपन करिए, ये साइट आपके सामने खुलेगी। मान लेते हैं मुझे यहाँ पर AIB का बैच लेना है, मैं यहाँ पर AIB लिखूंगा। जब मुझे AIB का लेना है, यहाँ पर मुझे दिख जाएगा क्रैश कोर्स टारगेट 22 दिसंबर। ये रहा मेरा बैच। यहाँ पर प्राइस लिखा है 1250। कभी भी ये पे जो है प्राइस नहीं करना। पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप 2000 का था, लेकिन अब बैच जो है सिर्फ 1000 रुपये का कर दिएगा क्योंकि एग्जाम पास में आ गया। जैसे ही आप NA Live कूपन लगाएंगे, ये प्राइस पॉइंट जो है घटकर यहाँ पर हो जाएगा मात्र 1000 रुपये। सिर्फ 1000 रुपये में आप यहाँ पर 3 मॉक दे सकते हैं। सारे सब्जेक्ट की लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी। ओल्ड लॉज, न्यू लॉज सब कवर है इसके अंदर। और जुडिशरी का बैच भी मैं आपको दिखा देता हूँ। प्राइस जो है लगभग लिखा है 32,500 रुपये, लेकिन कभी भी 32,500 रुपये पे नहीं करना। सिंपली जुडिशरी लिखना है। यहाँ पर P2I बैच है हमारा, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच। हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, क्रक्स नोट्स मिलते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। डेली MCQ प्रैक्टिस मिलती है। यहाँ पर वीकली मीन्स टेस्ट होता है, 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है। जजेस जो हैं वो मेंटरशिप कराने वाले हैं। 16 स्टेट्स की तैयारी कराई जा रही है, 16 स्टेट्स के लोकल लॉज मिल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश सब कवर है, GK GS सब कवर है। ये प्राइस कभी भी पे नहीं करना। यहाँ पर जो लिखा है विंटर कोड लगाकर आप 26,999 में ले सकते हैं। कभी ये कोड नहीं लगाना, हमेशा स्टडी IQ पर कोड लगाना है NA Live। जैसे ही आप NA Live लगाएंगे, यहाँ पर आपको ये बैच जो है सिर्फ पढ़ने वाला है 25,999। और कोई भी डाउट है ग्रुप पे जुड़ जाइए, ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। जो नंबर दिया है उस नंबर पर आप कॉल करके कह सकते हैं निशंक सर ने नंबर दिया है, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए एज अ राइट। आशीष जी क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, 8 दिन बचे हैं। देखिए यूट्यूब पर निशंक सर सर्च करिए, सब सब्जेक्ट की क्लासेस मैंने वन शॉट भी ले रखे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ले रखा है मैंने, यहाँ पर हिंदू लॉ का ले रखा है, मुस्लिम लॉ का ले रखा है, CPC का ले रखा है, CRPC का, एविडेंस का, वो पढ़ लीजिए, वो क्लास ले लीजिए, बहुत हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी है फिलहाल। सब लाइक कर दीजिए प्लीज़, बिल्कुल लाइक ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही। मुलाकात होती है आपसे बहुत जल्द। इसी चैनल पर सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आती रहे, देख सकें। इस चैनल को कभी मिस ना करें।